मैं पुष्पांजलि एक बार फिर से केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हमारा एक YouTube चैनल है जिसका नाम स्टार्स ऑफ बेगूसराय है, जिस पर आप बेगूसराय के जाने माने और उभरते व्यक्तित्व से रूबरू हो सकते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे कार्यक्रम के अतिथि हैं विकास वर्मा, जिन्होंने बतौर जर्नलिस्ट कई राष्ट्रीय चैनलों और अखबारों में अपने जीवन का एक लंबा वक्त दिया है। तो आइए मिलते हैं विकास वर्मा जी से। विकास वर्मा जी, हमारे केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं विकास वर्मा बेगूसराय ज़िला में बखरी का रहने वाला हूँ। पहले मैं पत्रकारिता में था और आजकल सोशल वर्क में करता हूँ बखरी में रहकर। ये छोटा सा परिचय है। सर, बखरी जैसे सुदूर गांव से आप हैं, तो जर्नलिज्म की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? देखिए, मेरे पिताजी सोशल एक्टिविस्ट थे, राजनीति में जुड़े हुए थे, समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। बचपन से मैं अपने पिता को देखता था कि उन हमेशा सोशल वर्क के काम में लगे रहते थे। लोग उनसे मदद के लिए आते थे और वो हर तरह से जहाँ तक वो सक्षम थे मदद करते थे। जी। तो बचपन से ही एक सोच ऐसी बन गई थी कि मुझे भी समाज सेवा अच्छा लगने लगा, लेकिन एक बेहतर प्लेटफॉर्म की तलाश में था कि किस प्लेटफॉर्म से बेहतर समाज सेवा हो सकती है। क्योंकि मेरे पिताजी राजनीति में थे, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि राजनीति पता नहीं क्यों पूरी तरह से मैं समाज के प्रति न्याय नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे लगता था कि एक ब्रॉडर स्केल मीडिया हो सकता है, पत्रकारिता हो सकती है, जिसके माध्यम से मैं समाज के लिए ज़्यादा बेहतर और अच्छा कर सकता हूँ। बस इस तरह से मैं पत्रकारिता में आ गया। विकास जी, आपने अपने उम्र का अत्यधिक समय आपने जर्नलिज्म में दिया है, जिसमें प्रिंट मीडिया, न्यूज़ चैनल हैं। तो मूल रूप से इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों अलग अलग विधा है, अलग अलग माध्यम है। प्रिंट में हम खबरों को लिख करके अखबारों में, मैगजीन्स के माध्यम से प्रकाशित करके लोगों तक सूचना पहुंचाते थे, जो एक ट्रेडिशनल माध्यम चला आ रहा है पत्रकारिता का। इस बीच तकनीक ने काफ़ी विकास किया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जब हमारे देश में आया तो टेलीविज़न पत्रकारिता ने एक नया आयाम दिया मीडिया को। जो खबरें पहले आज घटित होती थी उसको लोग, पाठक, देश समाज के लोग, नागरिक कल जान पाते थे, अगले दिन के अखबार में पढ़ते थे। बिल्कुल। लेकिन टेलीविज़न पत्रकारिता ने पूरी पत्रकारिता की परिभाषा ही बदल दी। आज जो घटना हो रही है उसको आज ही लोग देखने लगे, विजुअली देखने लगे। जो लोग शिक्षित नहीं थे वो भी विजुअल देख करके वो खबर जानने लगे। बहुत जो लोग पहले पढ़े लिखे थे वही अखबार पढ़ते थे। लेकिन टेलीविज़न पत्रकारिता ने ऐसे लोगों तक भी खबरों की पहुंच बनाई जो पढ़े लिखे नहीं थे। जी। और फिर लाइव टेलीकास्ट का दौर आया, जब OV के माध्यम से घटना को सीधा प्रसारण होने लगा लाइव। और इस लाइव टेलीकास्ट ने और इस टेलीविज़न पत्रकारिता को आम आदमी के करीब ला दिया। सूचनाओं का प्रसार विस्फोट होने लगा और इसने खबरों की पूरी परिभाषा बदल दी, पूरी मीडिया की परिभाषा बदल गई। और यही अंतर है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुख्य रूप से। जी। जर्नलिज्म में ऐसे तो कहा जाता है कि बहुत सारी जो भी काम किया जाता है उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो आपको एज ए जर्नलिस्ट किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, पत्रकारिता एक चैलेंजिंग प्रोफेशन है और आप कोई भी शुरुआत जब करते हैं तो उस क्षेत्र में बिल्कुल जानकार नहीं होते हैं, क्योंकि पत्रकारिता का जो कैनवास है वो बहुत बड़ा है। इसमें आपको समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोगों से मिलना होता है, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, घटना स्थल है, लोगों की समस्याएं हैं। और पत्रकारिता का पहला और अंतिम उद्देश्य तो यही है कि हमको आम आदमी तक सूचना पहुंचाना है निष्पक्ष तरीके से। जी बिल्कुल। और ये काम जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही मुश्किल है, खासतौर पर निष्पक्ष रहना। जब आप खबरों का
खबर आप जब देते हैं तो दो पक्ष होते हैं उसके, और कई बार तीसरा पक्ष भी होता है। तो उसमें ये देखना, ये जज करना कि सही क्या है, फैक्ट क्या है, तथ्यों को हम अपने दर्शकों तक या पाठकों तक पहुंचाएं और वो बिल्कुल तथ्यात्मक हो, उसमें किसी का पक्षपात नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये एक चैलेंजिंग प्रोफेशन तो है ही, खबरों को कलेक्ट करना। आप जब खबर निकालने के लिए जाते हैं तो आपको तमाम ऐसे लोग जो बुरे लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपको खबर निकालना जी, और उन खबरों को निकालना और फिर उन खबरों का प्रसारण या लिखना, वो एक बहुत मुश्किल चुनौती भरा कार्य है जी। और ये हमेशा से रहा है और आज भी है और आगे भी रहेगा। जी विकास जी, जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी समाजवादी नेता थे, तो आपकी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही जी, और आप की रुझान जर्नलिज्म की तरफ थी, तो आपके पेरेंट्स का या समाज का कितना आपके तरफ सपोर्ट रहा? देखिए, जहाँ तक मेरे पिता का सवाल है तो मेरे पिताजी का शुरू से सपोर्ट था कि मैं जो चाहूँ उस क्षेत्र में जाऊँ। हालांकि वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ और शुरू से उनकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाऊँ, लेकिन पता नहीं बचपन से एक सोच बनती चली गई कि मैं जो देखता था, मेरे पिताजी के पास रोजाना 10, 20, 30, 40 लोग आते थे और वो अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते थे और पिताजी सुबह से लेकर शाम तक कई बार उनके साथ जाकर के विभिन्न विभागों में जाकर के उनका काम करवाते थे और ख़ासतौर पर पुलिस के खिलाफ ज़्यादा शिकायतें होती थी। तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ वो कई बार बहुत सारे आंदोलन में हिस्सा लिए और ये इत्तेफाक ही था कि वो राजनीति में भी थे और सोशल मूवमेंट से जुड़े रहे। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों और सिद्धांतों के साथ वो चलते रहे। हालांकि ये चीज़ें मैं देख रहा था कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और सिद्धांतवादी राजनीति ख़त्म होती जा रही है। तो मुझे लगा कि राजनीति अब एक पेशा लगभग बनते जा रहा है जी। तो मुझे लगा कि राजनीति वो माध्यम नहीं हो सकता है जहाँ से हम लोगों को वास्तव में लाभ पहुँचाएँ या सेवा दें जी। और ये माध्यम या तो सोशल वर्क हो सकता है या फिर अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित भ्रष्टाचार और अपराध से होते हैं समाज में। बिल्कुल। तो अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का दो ही माध्यम हो सकता है, एक राजनीतिक माध्यम हो सकता है और दूसरा मीडिया हो सकता है। तो राजनीतिक तौर पर तो फिर एक पक्ष हो जाता है जी। लेकिन जब हम पत्रकारिता के माध्यम से, खबरों के माध्यम से जब हम जुल्म के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हम ज़्यादा लोगों को ये न्याय दिला पाते हैं। हम न्याय दिलाने का दावा तो नहीं करते हैं लेकिन इस माध्यम से ज़्यादा लोगों को न्याय मिल पाता है। उनकी आवाज़ बुलंद होती है तो ऊपर के अधिकारियों तक, मंत्रियों तक बात पहुंचती है तो फिर वहाँ पर एक कहिए कि लोगों को वहाँ से इंसाफ मिलता है जी। दबाव पड़ता है नीचे के लोगों पर, नीचे के अधिकारियों पर और वो फिर लोगों के का जो असली हक है उनको मिल पाता है। तो कह सकते हैं कि मीडिया एक त्वरित माध्यम है लोगों को इंसाफ दिलाने का। जी। जहाँ तक मीडिया की बात है तो आए दिन हम लोग सुनते हैं, आम जनता से देखते हैं, टीवी पे न्यूज़ देखते हैं कि लोग मीडिया को दोषी ठहराते हैं। तो आज वर्तमान में जो पत्रकारिता चल रही है इस पे आपके क्या कहने हैं? देखिए, पत्रकारिता को दोष ठहराना तो किसी भी रूप में उचित नहीं है क्योंकि ये वही लोग करते हैं जो उससे प्रभावित होते हैं जी। जिनके हितों का नुकसान होता है वो पत्रकारिता को या मीडिया को या पत्रकारों की आलोचना करते हैं। पत्रकारों को आलोचना से कभी नहीं डरना चाहिए। आलोचनाएं तो होंगी ही। जब आप किसी ताकतवर आदमी के खिलाफ, किसी गलत काम करने वाले लोगों के खिलाफ जब आप आवाज़ खबरों के माध्यम से उठाते हैं तो उनका नुकसान होता है। तो नुकसान होगा तो निश्चित रूप से वो आलोचना करेंगे, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और समाज को अधिक से अधिक कैसे फ़ायदा पहुँचे, हम लोगों तक सूचना पहुंचाने के साथ साथ कैसे आम लोगों को उनका इंसाफ दिलाएं, इसके लिए पत्रकारों को काम करना चाहिए और यही असली पत्रकारिता है। जी।
विकास जी, आप जैसा कि आपने बताया कि आप समाज सेवा से भी जुड़े हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपने समाज में किन किन समस्याओं को देखा है? देखिए, पत्रकारिता के पेशे में मैं लगभग 15 सालों तक रहा और दिल्ली जैसे महानगर में, देश की राजधानी में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यमों से लगभग 15 सालों तक मैंने काम किया और विभिन्न पदों पर। और जब मैं संपादक बना दैनिक जागरण आईनेस्ट अखबार का, गोरखपुर संस्करण का, तो उसके बाद मैंने मीडिया को अलविदा कहा जी। कुछ पारिवारिक समस्याएं थी और कुछ ऐसी मजबूरी थी जिसके कारण मुझे मुख्य धारा की मीडिया को छोड़कर वापस बिहार और अपने गांव आना पड़ा। इसके बाद जब मैं आया तो यहाँ पर तो हमारे लिए कोई ऐसा स्कोप नहीं बचा था कि मैं यहाँ पर पत्रकारिता करूँ। हालांकि बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं, समय समय पर मार्गदर्शन लेते हैं, उनको मार्गदर्शन भी देता रहता हूँ। और कभी कभी शौकिया तौर पर दिल्ली की कई पत्रिकाएं हैं जो हमसे चाहते हैं कि मैं लिखूं, तो कभी कभी मैं उनके लिए लिखता हूं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं ही होती हैं। समाज, उसके बाद मुझे लगा कि मैं खाली समय में करूं क्या। तो मुझे लगा कि मैं जिस तरह पिताजी को मैं देखता था, तो मुझे भी वही चीज़ लगने लगा कि आज भी बल्कि नाइंसाफ़ी और बढ़ी है समाज में। जी बिल्कुल। तो मुझे लगा कि अब इन नाइंसाफ़ी के खिलाफ यहाँ पर लोगों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। तो मैं बिना किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन किए हुए, मैं एक गैर राजनीतिक संगठन मैंने अपना बनाया जन पहल के नाम से, और उसके माध्यम से, उसके बैनर तले मैं बहुत से लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। उसमें बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं भी होती हैं और कई बार कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं जिसके लिए लड़ना पड़ता है प्रशासन से, पुलिस से। और ये काम लगभग आज के डेट में राजनीतिक दलों ने लगभग छोड़ दिया है। राजनीतिक दलों में काम करने वाले आज के डेट में, मैं आलोचना तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज उनका एक पक्ष होता है, मतलब वो एक पक्ष लेकर के वो काम करते हैं जिसमें इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो मैं निष्पक्ष तौर पर मैं चाहता हूँ कि जो भी समस्याएं मेरे सामने आती हैं, जो लोग आते हैं हमसे मदद के लिए, तो मैं पहले देखता हूँ कि उनकी समस्या क्या है। कहीं कोई गलत आदमी को तो मैं नहीं कर रहा हूँ मदद। जी बिल्कुल। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर उनका मुद्दा सही है और उस सही मुद्दे पर वो आए हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए पहले तो मैं लिखित रूप में आवेदन दे करके, आवेदन बना करके उनको कहता हूं कि आप भेजिए। और उससे भी नहीं होता तो फिर जो भी कानून सम्मत है, अकॉर्डिंग टू लॉ है, उसके मुताबिक मैं उनको सलाह देता हूं। अगर कहीं पर लगता है कि नहीं लीगल सलाह की ज़रूरत है, तो वकीलों के माध्यम से भी उनकी सेवा करवाता हूं। कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। अभी मैं कई जैसे मानवाधिकारों को लेकर के मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। अभी जैसे क्वारंटाइन सेंटर में मौत हुई थी बखरी इलाके में एक व्यक्ति की, एक मजदूर की, तो उस मुद्दे को लेकर के मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कंप्लेंट डाली उसके तरफ से, और उसको हक और इंसाफ मिले, इसको लेकर के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कॉग्निजेंस लिया, नोटिस किए बिहार सरकार को, बिहार के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को, और उसके बाद हमारा वहाँ पर वो मामला चल रहा है। तो इसी तरह से कभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माध्यम से, कभी राज्य मानवाधिकार आयोग के माध्यम से, कभी लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण जो बिहार सरकार ने बनाए हैं उनके माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक जो भी सलाह के माध्यम से, और कई बार आंदोलन के माध्यम से भी, छोटे मोटे आंदोलन में भी हिस्सा लेना पड़ता है, और उस आंदोलन के माध्यम से भी आम लोगों को राहत और मदद करने की कोशिश करता हूँ। जी बहुत ही शुभकामनाएं, बहुत ही नेक पहल है आपकी, बहुत ही शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। विकास जी, चूँकि आप जर्नलिस्ट रहे हैं और एक लंबा समय आपने इसमें दिया है, तो अभी वेब मीडिया का चलन है जो चल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वेब जर्नलिज्म तो बहुत अच्छा माध्यम है, और ये अब कह सकते हैं कि ये टेलीविज़न के आगे जो आने वाला या आज का जो समय है वो उससे आगे की पत्रकारिता है। ये जी वेब पत्रकारिता ने बहुत तेज़ी से फैलाव भी किया है। तमाम अखबार और टीवी चैनल्स के अपनी वेबसाइट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स और चैनल्स, वेब चैनल्स वगैरह खुल रही हैं, रोज़ खुल रही हैं, और अपने अपने उसके पाठक दर्शक वर्ग भी हैं। जी ये एक अच्छी बात है कि पत्रकारिता के बहुत सारे नए आयाम, नए माध्यम सामने आ रहे हैं। लेकिन इसका एक नुकसान यह है कि अब कोई भी खोल सकता है वेब चैनल, वेब पोर्टल्स। जी
इसके लिए कोई नियामक नहीं है, इसको कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी अभी तक कोई नहीं तो है। ये इसमें दोष हुआ ना। तो ये जो कमी है, बिल्कुल कमी है, दोष है। इसके लिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि वेब पोर्टल के माध्यम से कुछ गलत लोग भी इस प्रोफेशन में आ रहे हैं या अयोग्य लोग भी आ रहे हैं जो पत्रकारिता को एक तरह से बदनाम कर रहे हैं। जी। पत्रकारिता में गलत लोगों के आने के कारण क्या होता है कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आप देखिए, एक व्यक्ति का या एक किसी खास अधिकारी का या किसी नेता का पक्ष लेकर के खबरें प्लांट की जा रही हैं। जी। उससे एक गलत संदेश पाठकों के मन में, लोगों के मन में जा रहा है। और इसको कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तरह की संस्था है, उसको सरकार को और पावरफुल करना चाहिए और प्रेस काउंसिल को के तहत इलेक्ट्रॉनिक और वेब पत्रकारिता दोनों को लाया जाना चाहिए, ताकि उसकी एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो, ताकि लोग वहाँ शिकायत कर सके। आज जैसे अखबारों में अगर कोई गलत खबर प्रकाशित होता है तो उसके खिलाफ आपको एक प्लेटफॉर्म है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में, जहाँ आप शिकायत कर सकते हैं, वहाँ सुनवाई होगी। और अगर कोई पत्रकार गलत करता है तो उसके खिलाफ, या अखबार कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ वहाँ आदेश पारित होता है, ठीक है, कार्रवाई होती है। इसी तरह टेलीविज़न चैनल्स पर अगर खबरों का अगर प्रसारण में अगर कहीं खबरों को एक पक्ष या दूसरा पक्ष लिया जाता है, उसके लिए भी एक नियामक है, ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है, जो उस पर उसको देखरेख करती है, जहां लोग शिकायत कर सकते हैं। लेकिन वेब पत्रकारिता के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जी। इस प्लेटफॉर्म को अब बहुत जल्दी ही सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार भ्रामक खबरें, गलत खबरें और अफवाहों को भी खबर का रूप देकर के खबरें प्लांट की जाती हैं, जिससे आम लोगों को कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। जी बिल्कुल। इस तरह की चीज़ें सामने आ भी रही हैं और इसका आने वाले समय में भयावह रूप भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के जो वेब प्लेटफॉर्म्स आ रही हैं उसके लिए सरकार तुरंत एक अथॉरिटी का गठन करे और वहाँ से परमिशन लेने के बाद ही वहाँ पर पत्रकारिता करने का अलाउ हो। तो विकास जी, अभी आप जर्नलिज्म छोड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो और भी कोई साथ में कोई काम है या फिर अभी सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता ही बने? देखिए, काम तो अपने जीने के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है। जी जी बिल्कुल। और चूँकि मेरे पिताजी एक किसान रहे, किसान परिवार से हूँ मैं, तो हमारा खेती वगैरह का काम है। इसके अलावा मैं मेडिकल प्रोफेशन से भी जुड़ा हूँ, हमारा फार्मेसी का काउंटर है और इस माध्यम से भी लोगों को हम सेवा देते हैं। चलिए, अंत में सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि रोशन सर के द्वारा चलाया जा रहा है केवी स्टूडियो, तो इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो एज अ जर्नलिस्ट आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं डॉक्टर रोशन कुमार जी को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बेगूसराय जैसे छोटे से शहर में इन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है और इसमें जो नई नई प्रतिभाओं को इस तरह से एक मंच मिला है जिसके माध्यम से उनकी एक पहचान बनती है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करना चाहता हूँ। विकास जी, केवी स्टूडियो में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।